हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है लिपि। प्रोफेसर रामजम शर्मा जी से निवेदन है कि आज आप लिपि के बारे में बताएं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम लिपि, वर्तनी और उच्चारण के बारे में बात करेंगे। उच्चारण, हम वर्णों के बारे में, वर्णों के उच्चारण के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, लेकिन यह अभिव्यक्ति जीवित कैसे रहेगी, इस अभिव्यक्ति को अस्थायित्व कैसे मिलेगा, इसके लिए लिपि का आविर्भाव हुआ। ध्वनियों को अंकित करने वाले चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी कि ध्वनियों को जिससे चिन्हित किया जाए, जिन प्रतीकों से चिन्हित किया जाए, वो व्यवस्था जो है वो लिपि है। इस लिपि का विकास बहुत प्राचीन काल में हुआ होगा। भाषा के बहुत बाद लिपि का विकास हुआ होगा। लोग कहते हैं कि लिपि को ब्रह्मा ने बनाया, जैसे कि सभी तरह की बातें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों को देवताओं ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। तो ब्रह्मा ने इसलिए बनाया कि लिपि जो है, जो नागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। और ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन कालीन लिपि है। आप ब्राह्मी लिपि के बारे में देखेंगे। वास्तव में मित्रों, लिपि का विकास जो है चित्र से हुआ था, चित्र लिपि। जैसे कि प्राचीन काल में लोग चित्र बनाते थे और बना करके फिर उससे आपस में बात करते थे। किसी को हाथी चाहिए तो हाथी का चित्र बना करके उसको बता दिया कि भाई ये हमको ये चीज़ चाहिए। यानी हम अपने भावों और विचारों को सबसे पहले चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे। इसके बाद जो है वो सूत्र लिपि आई। इसके बाद जो है वो सूत्र लिपि में क्या करते थे कि सूत्र में कोई चीज़ गांठ बांध दिया और ये याद रहेगा कि हमने इस काम के लिए गांठ बांध दिया। तो इस तरह से लिपि के विकास में बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन जो पहली बात जो सबसे ध्यान देने वाली है वो ये है कि लिपि का जो आविर्भाव है वो तो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता विकसित हुई और सिंधु घाटी की जो व्यवस्था में जो अन्य चीज़ें मिली, जो खुदाई हुई, उसमें जो है सबसे प्राचीन कुछ संकेत मिलते हैं जिनको लिपि चिन्हों का संकेत हम कहते हैं। तो इस तरह से हम यदि देखें तो जो चित्रलिपि है वो सबसे प्राचीन लिपि है। और अगर हम पूरे विश्व के अगर हम पूरे विश्व के इतिहास को देखें, लिपि के इतिहास को देखें, तो उसे हम अगर छोड़ भी दें तो हम अपने देवनागरी लिपि के ऊपर आ जाते हैं। और ये देवनागरी लिपि कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ था। देवनागरी लिपि, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और यह देवनागरी लिपि अनेक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले लोग कहते थे कि इस पर शिरो रेखा लगाओ और वाक्य खत्म हो तो उसको खड़ी पाई लगा दो। इस तरह से देवनागरी लिपि के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हुई। तो शिरो रेखा फिर धीरे धीरे कहीं हटता भी गया और लाइन भी हटती गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम पूर्ण रूप से यदि देवनागरी लिपि को लिखें तो वो संकेतों के द्वारा हम अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप देखिए कि देवनागरी लिपि में जो वर्ण है, स्वर हैं, व्यंजन हैं, ये इनके उच्चारण के बारे में बहुत ही भ्रांतियां हैं। तरह तरह की जो भाषाओं का जो अंतर्भाषा प्रवाहित होती रहती है वो व्यक्ति को झकझोर देती है और वो जो है ठीक से उसका उच्चारण नहीं कर पाता है। कई लोग जो है क को कै कहते हैं, ख को खै कहते हैं, लेकिन इनका एक मानक उच्चारण भी है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। इस तरह से उच्चारण जो है, उच्चारण को शुद्ध करना हो तो आप देखेंगे मित्रों कि इस वीडियो में हम अगर मानक उच्चारण, मानक वर्तनी के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि ये उच्चारण जो है वो इनका एक मानकीकरण हुआ। जैसे क का उच्चारण कै नहीं होगा, क ही होगा। ख का उच्चारण ख होगा।
अब इस तरह से अब अगर हम आपको आगे बताना शुरू करें तो कंठ है, तालव्य है, दंत है, मूर्धन्य है, इस तरह की अगर हम आपके सामने प्रस्तुति करें तो आप देखते हैं कि क का जो उच्चारण जो है, कवर का उच्चारण जो है कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, ङ। तो इस तरह से ये कंठ से द्वारा इसका उच्चारण होता है। और हम आगे आगे छोड़ भी देते, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर कहें कि अच्छा पवर का देखिए, तो पवर में पवर के सभी उच्चारण जो है दोनों ओठ बंद हो जाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से हम देखें तो ये बड़ी वैज्ञानिक तरीके से इस लिपि का विकास हुआ है। और अगर हम लिखने की तरफ जाएं तो हमने पहले ही बता दिया कि चित्रलिपि से इसका विकास हुआ था। और स्वर और व्यंजन दो तरह की ध्वनियाँ इसमें हैं। इन ध्वनियों का मानकीकरण किया गया और ये ध्वनियाँ जो हैं वही आगे वर्ण और शब्द और वाक्य के रूप में प्रयोग होती हैं। तो मित्रों, हम आगे इस लिपि के बारे में और चर्चा करना चाहें तो हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि हमारे देश में जो है जो देवनागरी लिपि है, ये हिंदी की लिपि है और इसी लिपि में और भी भाषाएं हमारे देश की लिखी जाती हैं। तो सिंध घाटी से जो कुछ लिपि चिन्ह प्राप्त हुए हैं वो कुछ तो चित्र जैसे हैं और कुछ अक्षर जैसे हैं। आप यहाँ उसे देख सकते हैं। मित्रों, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व ब्राह्मी लिपि के सबसे पुराने नमूने मिले थे और यही विकसित होकर के इस रूप में दिखाई दे रही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे आप देखिए, यही ब्राह्मी लिपि है और इसी से हमारी देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है। अब आप स्क्रीन पर देखिए, ये पहले स्वर दिए हुए हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये स्वर हैं, 11 स्वर हैं। और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पर वो व्यंजन हैं। ये 35 व्यंजन होते हैं। ये अंत में ज्ञ के साथ जो लिखा हुआ है वो अब प्रचलित नहीं है। उसके स्थान पर ढ, ढ़ ये आप जोड़ सकते हैं। 2 और आपको व्यंजन मिलेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के व्यंजन की संख्या 35 है और मूलतः जो स्वर हैं वो 11 हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको 12 खड़ी दिखाई देगी जिसमें स्वर मिले हुए हैं को, का, खा, गा, घा, गा। ये यहाँ पर 12 खड़ी में आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि देखेंगे। यहाँ पर हम जब आपको 12 खड़ी के बारे में बता रहे हैं तो ये ऐसे है कि क, का, की, कु, की, कै, को, कौ, कं, कह। इसे हम 12 खड़ी कहते हैं और इसका अभ्यास करने से बच्चों को मात्रा के साथ लिखना बहुत आसानी से आ जाता है। आइए हम अब आपको देवनागरी लिपि लिखने के उपाय बताते हैं। ये जो स्ट्रोक्स देख रहे हैं ना, इसी से आप देवनागरी लिपि को आसानी से लिखना सीख सकते हैं। यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने तैयार किया है और आप इसे आसानी से लिखना सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में यही बता रहे थे कि लिपि क्या है और वर्ण क्या है और ये जो वर्णमाला क्या है। तो थोड़ी सी बात हमने आज आपको इस वीडियो में की। आगे फिर हम आपसे बात करेंगे।